दोस्तों ये बात तो मैंने आपको कल ही बता दी थी कि जो इविक्शन कल हुआ वो इविक्शन अनफेयर था। आज वही बात खानजादी ने उठा दी, प्रिंस के सामने अपना मुद्दा जो था स्टैंड लिया उस अनफेयर इविक्शन के खिलाफ के भाई तुम ये कैसे जज कर सकते हो कि वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो तुम उसे निकाल दोगे, जबकि तुम सीधे सीधे वहां पर जिसका वीक परफॉर्मेंस था उर्वशी, साफ साफ नाम ले दिया वहां पे कि उर्वशी का जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल बेकार खत्म था। वो ऐसा लग रहा था कि अब गिरी लोग, मतलब मैं हैरान था। कल आपने देखा होगा उर्वशी को चीयर करने के लिए सारे के सारे कंटेस्टेंट आ गए और यहां पर देखिए दलील क्या पेश करी यहां पे प्रिंस ने कि आप उस लड़के का नाम जानते हो। खानजादी से पूछा, खानजादी ने मना कर दिया कि नहीं मैं उसका नाम नहीं जानती, लेकिन आप उर्वशी का नाम जानते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि वो पॉपुलर है। मैंने क्या बोला था कल ही आपको बोल दिया था कि यहाँ पर जो पॉपुलर है, जो टीवी इंडस्ट्री में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहले से ही नाम बना के बैठा है, ये उसी की चाटेंगे। तो ये प्रिंस उसी में का आदमी है। मुझे तो यहाँ पर इस वक्त ऐसा लगा कि मतलब जिसने जिसकी पहचान पहले से ही बनी हुई है उसी को तुम पुश करते रहो, उसी की गलतियों पे पर्दा डालते रहो, और जो एक सरवाइव करके यहां तक पहुंचा है, जिसको इस प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसको पहले ही दिन निकाल दिया। यहां पर ये तकरीर दी गई और बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हुआ खानजादी ने जब ये स्टैंड लिया, कम से कम अपना ओपिनियन रखा कि भाई ये चीज तूने गलत की, मतलब गलत की। तुझे वहां पर पर्सनैलिटी के बेस पे नहीं, परफॉर्मेंस के वेट पे, परफॉर्मेंस के हिसाब से तुझे अपना डिसीजन देना था। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, अब जो बीत गई सो बात गई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैंने कल ही आपको बोला था एक चीज और कि यहां पर जो मैक्सटन सवाल पूछ रहा है लक्ष्य से और अर्चित से कि जो तुमने 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाले उसका क्या पर्पस था, मैंने कल ही बोला था कि भाई कोई भी जवाब का जो आदान प्रदान है, लेन देन है, वो हो ही नहीं पाएगा। वैसा ही हुआ। सीवत तोमर पता नहीं कहां से आ टपका, बीच में वो बोलने लगा। चलो रजत दलाल का तो बोलना बनता था क्योंकि वो पूरी उस कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ था, लेकिन सीवत तोमर का क्या था? सीवत तोमर मुझे बिल्कुल आउट ऑफ द माइंड है, उसका हिसाब ही समझ में नहीं आ रहा है। उधर सीवत तोमर सिर्फ खिचड़ी खाने गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्या बातें कर रहा है वो, कृष्णा सरोफ से कुछ अलग सी बातें कर रहा है, फिर यहाँ पर उस मुद्दे में जाके घुस गया। मैक्सटन कह रहा है कि भाई जब तेरे को पता नहीं है तो क्यों आ रहा है मुद्दे में, क्यों आ रहा है, भटक रहा है? मैं उससे बात करना चाह रहा हूं, अब मैं तेरे से लड़ना पड़ेगा मुझे। सीवत तोमर का मुझे स्टैंड समझ में ही नहीं आया। तो यहां पर उस बात का निष्कर्ष निकला ही नहीं कि भैया वो 1 लाख रुपया क्यों डाला गया अकाउंट में। जबकि मैं क्यूरियस था इस चीज को लेकर के कि मुझे जानना है क्या क्या जवाब आता है लक्ष्य का या अर्चित का, इसमें क्या स्टैंड है कि भाई तुमने 1 लाख रुपया क्यों डाला। वो जवाब मिला ही नहीं। अब यहां पर अगला जो मुद्दा बन गया इस पूरे मामले में, इंसिडेंट में, दिग्विजय बार बार उसको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है। अब आप में से कई ऐसे होंगे लोग जो कि दिग्विजय का जो स्टैंड है, दिग्विजय की जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी लग रही होगी, और उन्हें रजत दलाल बहुत बुरा लग रहा होगा कि भाई ये तो गुंडा है, ये है, वो है, कुछ भी है। लेकिन इस पूरे एपिसोड में मुझे कहीं भी रजत दलाल गलत नहीं लगा। अब आप मेरे को ये बताइए कि जब दिग्विजय को पता है कि मेरा इस बंदे के साथ 36 का आंकड़ा है और ये मुझे इग्नोर कर रहा है, तो मैं भी इसको इग्नोर करूं। यहां पर ये चीज होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन जब भी वो पास कर रहा है अपना, वो भाई बहुत फुल एंजॉय कर रहा है। रजत दलाल अपने टास्क को फुल एंजॉय कर रहा है, उसे मतलब नहीं कि कौन कहां क्या, वो फुल हंस रहा है, बोल रहा है, जो भी उसके मन में है ओपिनियन दे रहा है, ये जांचे परखे बिना के मैं कैसा दिख रहा हूंगा बाहर, नहीं, वो खुल के बात कर रहा है। नहीं तो कई ऐसे अभी तक कंटेस्टेंट हैं जिनकी एक लाइन सुनने को तक नहीं मिली है। लक्ष्य चौधरी, कटारिया, अर्चित, रचित ओझा, और भी मतलब कितने ही हैं जो कि आपने देखा कि एक लाइन तक उनकी अभी तक सुनने को नहीं मिली है। और एक बंदा है रजत दलाल जो कि खुल के पार्टिसिपेट कर रहा है, हर टास्क में खुल के अपने ओपिनियन शेयर कर रहा है,
अपने जज्बात जो है सबके सामने रख रहा है, जो भी फील करता है किसी के लिए वो बता रहा है। और सबसे पहले उसने रिक्वेस्ट करी है कि भाई देख, मजे में रहे यार, देख तू मेरे को अवॉइड कर, मैं तेरे को अवॉइड करता हूं यार, देख टेंशन मत ले। ऐसे करके वो पीछा छुटाना चाह रहा है उससे। लेकिन यहां पर पोक करने में दिग्विजय को मजा आ रहा है। दिग्विजय ने बार बार क्या बोल रहा है, उसकी जो दलील है दिग्विजय की, वो ये कह रहा है, अरे भाई पागल बोलने में ही वो फलफला गया, पागल बोल। अबे जब तेरी दोस्ती नहीं है उससे तो तू पागल क्या, उसकी तरफ उंगली भी उठाएगा तो उसको बुरा लगेगा। तेरा रिश्ता है क्या रजत दलाल के साथ? तू दोस्त थोड़ी है उसका जो कि वो तुझे इग्नोर कर देगा। तेरा दुश्मन है वो, 36 का आंकड़ा है तेरा, तू उसे पागल कैसे बोल सकता है? अर्चित बोल सकता है रजत को पागल, कटारिया बोल सकता है, लक्ष्य बोल सकता है, जिसके साथ उसका उठना बैठना है, लेन देन है, और हंसी हंसगुल्ले वाले जो फ्रेंड्स हैं, वो उसे पागल भी, जाहिल भी बोल सकते हैं, गवार भी बोल सकते हैं, वो सब सह लेगा और उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भाई तू अलग चीज है, तू उसका दोस्त नहीं है जो कि तू उसको पागल बोल रहा है। और यहां पर जो भी रजत ने किया भाई, मुझे तो ठीक ही ठाक लगा। एक बार हो गया, दो बार हो गया, वो लगातार उसको टारगेट कर रहा है, चलते फिरते उसको पोक कर रहा है। उसको पता है, दिग्विजय को बहुत अच्छे से पता है कि यहां से मुझे कुछ तो मिलेगा। ऐसा ही सेम टू सेम दिग्विजय ने वहां पर बिग बॉस में जाके किया था। और ये आराम से लेटा था करण के पास, और ये जाके अविनाश से क्या 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 बोलने लगा। तो यहां पर ये बिल्कुल सेम टू सेम इसने किया, और सेम इसने जैसे वहां पर खाई थी ऐसे यहां पे खाई। वहां पर भी बेइज्जती करवाई थी इसने, यहां पर भी बेइज्जती करवाई। पता नहीं कितनी जगह बेइज्जती करवाएगा, पता नहीं। लोग इस मतलब इसके जो फैंस हैं क्या ही देख के इसके पीछे पड़े हैं कि भाई डिग्गी डिग्गी डिग्गी। भाई डिग्गी बंद हो चुकी है, सिंपल सी बात है। अगर इसे ऐसा लगता है कि अरे पागल मैंने बोल दिया तो क्या हो गया, भाई दुश्मन, जो तेरा दुश्मन है, सॉरी, जो तेरा दुश्मन है तू उसको पागल नहीं बोल सकता। अरे दोस्त को बोल ले जाहिल, पागल, अनपढ़, गवार, साला, ये सब बोल ले अपने दोस्त को जिससे तेरा दोस्ती वाला व्यवहार है। लेकिन तू रजत को बोलेगा, इसका मतलब तो ये है कि तू उसको पोक करने की कोशिश कर रहा है, और तू चाहता है कि ऐसा कुछ हो। और अगर तू इतना ही बड़ा महान था और तूने बड़े एटीट्यूड में माइक साइक निकाला और गिव अप कर रहा था, शो को क्विट कर रहा था, निकल जाता ना। क्यों नहीं, फिर कैसे पलटी मारी तूने? कर, मैं अपने फैंस के लिए बकवास बंद कर भाई। फैंस के लिए, तुम्हें फैंस की चिंता है क्या? तुम फैंस के लिए भाई, कोई फैंस वैंस के लिए नहीं होता। हाँ एक दिली प्यार व्यार होता होगा जो भी है, लेकिन ये सब जानते हैं कि तू, मतलब ये क्या, कोई भी फैंस के लिए तो नहीं है, सब अपने लिए होते हैं। ये मत बोलना कि हाँ हम यहाँ पर आए हैं अपने फैंस के लिए, और हमें पैसा मिले या ना मिले, हमारे फैंस को मिल जाए। सिंपल सी बात है, फैंस का तो जो फायदा होगा वो होगा ही, लेकिन तुम्हें 4-5 गुना फायदा होगा। लोग तुम्हें दूर 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 के लोग देख रहे होंगे तुम्हें। तो दिग्विजय की ये सारी बातें मुझे बिल्कुल बेबुनियाद लगी। जो भी इसने बोला, जो भी इसने स्टैंड लिया, बार बार इसका क्लियरिफिकेशन यहां पर यही था। अरे यार पागल बोल दिया तो क्या हो गया, पागल इतना बड़ा शब्द थोड़ी ना है, पागल बोल दिया तो क्या हो गया। अरे भाई दोस्ती में पागल वगल चल जाता है, दुश्मन को थोड़ी ना तू पागल बोल सकता है। वो तेरा दुश्मन है और वो भी तुझसे दुश्मनी के तौर पे दूर रहता है। 36 का आंकड़ा तेरा पिछला उसने बोल दिया कि इसकी और मेरी हिस्ट्री रही है, और जो कि बहुत बेकार है। तो ये सीन क्रिएट करने की इस दिग्विजय ने ही कोशिश करी, और इस सीन को ये चाहता था। और जो इसने फुटेज लेने की कोशिश करी, माइक शाइक उतारा, मुझे इस हालत में देख करके मेरी मम्मी खुश नहीं हो रही होंगी, मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख लिख के दिया गया था, ये सब बेकार की बातें हैं। बिल्कुल पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट बात करी यहाँ पे रजत दलाल ने। उसने साफ साफ जो कहा कि भाई ये विक्टिम प्ले कर रहा है, पहले खुद आके भिड़ा मुझसे। भिड़ना होता है ना जब तुम बार बार, वो अपना परफॉर्मेंस कर रहा है। उसने तो नहीं बोला किसी को पागल वागल, बोलेगा तो वो अपने दोस्तों को बोलेगा जो पचा जाएंगे, कटारिया को बोले, अर्चित को, लक्ष्य को बोले, तुझे तो नहीं बोला। तो सिंपल सी बात है, तू कौन होता है उससे पागल बोलने वाला?
एक बार नहीं, दिग्विजय ने 2-3 बार। अरे इनको तो पागलों की टीम घोषित कर देना चाहिए, अरे ये तो पागल है। और फिर उसका जो है दिमाग में ये बात घूम रही होगी उसके बाद कि भाई अगर इसको यहीं पर नहीं रोका गया तो आगे तो पता नहीं है शो में मेरे को क्या क्या बोलने लग जाए। और फिर कहेगा कि भाई पागल तो मैंने तुझे उस दिन भी बोला था। हम्म, मैंने उस दिन भी तुझे पागल बोला था, अगर तुझे बुरा लगना था तो पहले दिन ही लग जाता, अब क्यों लग रहा है बुरा। और यहाँ पर फिर सभी जो कंटेस्टेंट हैं वो एग्री कर जाते दिग्विजय की बात से कि हाँ भाई ये तो बात तू ठीक कह रहा है। अच्छा हुआ यहीं पर पेला रजत दलाल ने, भाई वो तो उसका एल्बो ठीक नहीं है, नहीं तो मुंह तोड़ के हाथ में दे देता इसके। दिग्विजय बहुत रॉन्ग गेम खेल रहा है, बहुत ही गलत गलत ट्रैक पे जा रहा है। खानजादी को ये बात समझ में आ गई थी, खानजादी को ये बात समझ में आ गई थी कि यहाँ पे रजत दलाल बिल्कुल ठीक है। क्यों पोक कर रहा है, क्यों उसे उंगली करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा खानजादी समझाती हुई नजर आ रही थी रजत दलाल को, बेबी का भी साथ में थी। सबसे इरिटेटिंग कैरेक्टर जो हमेशा की तरह होते हैं, चाहत पांडे एंड श्रुति का अर्जुन। श्रुति का अर्जुन बिना फालतू का, मतलब उसको ये लग रहा था कि यहाँ पर भी वीकेंड के बार पे सलमान खान आएंगे और मेरी तारीफ करेंगे कि एक लड़की जिसने इस वायलेंस के खिलाफ एक्शन लिया, स्टैंड लिया, अपना ओपिनियन दिया, वो थी श्रुतिका अर्जुन। क्योंकि श्रुतिका ने ये बोला कि यहाँ पर वायलेंस नहीं चलेगा, यहाँ पे वायलेंस नहीं चलेगा। तूने एक बार भी उससे बोला कि तू उसको उंगली क्यों कर रहा है? वो खुद चाहता था कि वायलेंस हो यहाँ पे, मेरे ऊपर ये उंगली, मतलब भाई वो इंसिडेंट होने के बाद भी वो अपना वॉशिंग रूम एरिया में बैठा है, उसके बाद भी उसने टोंट मारा। उसके बाद भी दिग्विजय को पता है, दिग्विजय उसकी रग रग से वाकिफ है, उसे पता है कि इसकी कौन सी दुखती रग है और जिसको मैं दबाऊंगा और ये उछलेगा। और ऐसी लड़ाई दिग्विजय रजत से चाहे ना तो 12 घंटे में 12 बार वो ऐसी लड़ाई करे, क्योंकि उसे पता है कि ये कैसे चिढ़ सकता है, कैसे चिढ़ेगा। और एक गैंग मुझे अब बनती हुई दिखाई दे रही है। देखो दिग्विजय एंड चाहत ये दोनों साथ में थे ही, श्रुति का अर्जुन भी हो ही जाएगी, अब वो भी साथ में है ही उसके। और फिर बेबिका का भी हल्का फुल्का रुझान दोनों तरफ है वैसे तो, दिग्विजय की ओर भी लग रही है जाती हुई वो, और रजत दलाल भी उसको ठीक ही लग रहा है, कंफ्यूज है फिलहाल तो अभी रजत दलाल के फेवर में खुल के तो कोई सामने नहीं आया है कि हाँ भाई रजत तू बिल्कुल ठीक है। क्योंकि रजत का थोड़ा सा वैसा वाला जो इतिहास रहा है ना, तोड़ने ताड़ने का, फोड़ने फाड़ने का, उसकी वजह से लोग उसे खुल के समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो है चालाक लोमड़ी है दिग्विजय, ये छेड़ेगा और फिर जब वो उसको पेलेगा तब ये विक्टिम बन जाएगा। ये इसकी स्ट्रेटजी रहती है। अरे अरे देखो देखो, अबे पड़ी है तेरे को, और हंस के दिखा रहा है बेशरम आदमी। इसको पेला, बुरी तरीके से पेला, और फिर उसको दांत दिखाने की और पोक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ वो रजत, वो तो हाइपर बंदा है, मेरे हिसाब से कोई मैक्सटन जैसा भी होता तो वो इसको पेलने की कोशिश करता दिग्विजय को कि साले आज तुझे बताऊं, पहले रबकाऊं तुझे। तो खैर ये जो भी इंसिडेंट हुआ इसमें खानजादी का जो पक्ष था वो रजत दलाल को बता रही थी कि बिल्कुल ठीक किया, बस तुम्हें जो है जब वो पोक करे तो तुम्हें अपने शब्दों का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन भाई सिंपल सी बात है भाई, कोई भी सहेगा ना तो एक लेवल होता है सहने का। और रजत दलाल ने कई बातें ऐसी कही जिससे मैं एग्री करता हूँ भाई, कि यहाँ पर इतना मैं जब तुझसे बोलना नहीं चाहता, तेरी मेरी एक हिस्ट्री रही है, तेरा और मेरा 36 का आंकड़ा है, 50 लोग हैं, तू उनसे जाके पंगा ले, उनसे जाके बकलोली कर, मेरे बारे में, मेरी टीम के बारे में तू ऐसा क्यों कह रहा है कि पागलों की टीम है, पागलों की, क्योंकि लीडर तो वही है।
अपनी टीम का लीडर रजत दलाल। अगर टीम का नाम वो ले रहा है तो बेसिकली वो टारगेट कर रहा है रजत दलाल को। और ये बात अच्छे से समझ में आ रही है रजत दलाल को कि हाँ, अगर इसने मेरे बारे में और मेरी टीम के बारे में कहा है तो मेरे ही बारे में कहा है। तो आगे जाके मुझे तो लगता है कि इनमें और भी ज़्यादा गहमा गहमी होती हुई दिखाई देगी। दूसरा जो एक बंदा मुझे दिखाई दिया घर के अंदर, जो बिल्कुल ओवर बजट और ओवर हाइप्ड है, उसका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है गेम में दिख रहा है अभी तक। ठीक है, उस बंदे का मैं नाम लेना चाहूंगा, करण पटेल, जिसकी इसकी इतनी हाइप है। इसको बार बार दिखाते हैं। इसको जैसे लायन आता है तो इसकी तरफ कैमरा होता है, कोई लड़ाई हो रही होती है तो इसके फेस पे कैमरा रख दिया जाता है, इसके रिएक्शन दिखाए जाते हैं। क्या भैया, क्या स्पेशल है इसमें जो कि दिखाना चाह रहे हो करण पटेल को? करण पटेल का अपना अलग ही गेम चल रहा है। वो एक ओपिनियन दाता है। उसे वो गेम में नहीं है। वो जैसे कि हम देख रहे हैं इस शो को स्क्रीन के इस पार से, वो वहां पर उस घर में जाके देख रहा है। ये ऐसा है, उसने उससे ये कहा, उसने उससे ये कहा। अभी ये इंसिडेंट रजत दलाल और दिग्विजय का था, लेकिन माइक उतारा उस करण पटेल ने। काहे? उसने क्यों माइक उतारा? उसे क्या बुरा लगा? उसे किस चीज से डर लगा? उसे भी ये लगा कि रजत दलाल पेल सकता है मुझे तो मैं भागूं यहाँ से। आई एम सॉरी गाइस, ये वो आई साइन अप वगैरह, वो इंग्लिश में चार बातें बोल के वो निकलने की कोशिश कर रहा है। इतना ही बड़ा अगर तू सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा है तो अगले ही एपिसोड में तू दिख क्यों रहा है, भाग क्यों नहीं गया? तो ये सब खोखलेबाजी यहाँ पे मत दिखाओ। ठीक है, हमने अच्छे अच्छे लोग देखे हैं जो कि मरते हैं ऐसे शो के लिए। ये अपना फुटेज लेने की कोशिश होती है इन लोगों की, बाकी और कुछ नहीं है। ये जितने भी लोग हैं कि हाँ भाई आई क्विट दिस शो, ये तो मैं सोचा ही नहीं था, ये फलाना ढिमकाना। बात करें दोस्तों प्रिंस नरूला की, देखो प्रिंस एक मुख्य खिलाड़ी है इसमें, बहुत चर्चित। उसका जो है, उसको तो यहाँ पर 50 में से 52 लोग उसका नाम जानते हैं कि हाँ भाई ये प्रिंस है। लेकिन प्रिंस का जो मुझे कैरेक्टर अभी लग रहा है, जो उसका कैरेक्टर है, वो ऐसा लग रहा है जैसे तिल्ली लगाओ, हर जगह तिल्ली लगाओ, हर जगह तिल्ली लगाओ। उसने मैक्सटन के इतनी तिल्लियां लगाई, इतनी तिल्लियां लगाई, बहुत तिल्ली लगा रहा है भाई। अपना कैरेक्टर इसका क्या है? इसका खुद का ओपिनियन क्या है? भाई मैं तो समझ नहीं पाया। मैं रोडीज फॉलो कर कर लिया मैंने। मैंने जो है इसका बिग बॉस फॉलो किया, लेकिन असल में रियल इसकी पर्सनैलिटी और रियलिटी क्या है ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, पहली बात कि बहुत बड़ा ये तीरंदाज समझता है प्रिंस नरूला। बहुत बड़ा स्ट्रेटजी माइंड गेम खेलने वाला ऐसा समझता है। होगा भी, चलो। सबसे बड़ी बात कि ये उस खेल का राजा है जहाँ पे टास्क होते हों, टास्क कम टास्क, टास्क कम टास्क, ये वाले जो सीन होते हैं वहाँ पर ये अपने आप को किंग समझता है। ठीक है, ये टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, हमने देखा भी है। लेकिन हाँ, कई जगहों पर इसका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो इसे लेके भी डूब जाता है। लेकिन ये ना औरतों वाली हरकतें ज़्यादा करता है, जैसे कि मैक्सटन के इसने जो पंप भरा है, भाई तू बात कर, उससे बात कर, एल्विस ये, एल्विस वो, एल्विस ये। भाई एल्विस आ रहा है द 50 में। अगर तुम्हें एल्विस ही एल्विस करना है ना, तो एल्विस आ रहा है द 50 में, एक और उसके साथ आ रहा है, और अपने वो किसी आने वाले प्रोजेक्ट का प्रमोशन करने के लिए आ रहा है। और फिर ये मैक्सटन क्या बोलता है उसके सामने, ये प्रिंस नरूला क्या बोलेगा, देखते हैं कौन कितने पानी में है। मौका तो पूरा देगा। लायन जो है ना, वो बहुत चालू इंसान है। उसको कंटेंट से मतलब, लड़ो मरो कुछ भी हो, कंटेंट मिलना चाहिए। तो देखा ना आपने, वो
खड़े हो है ना, वो बाहर खड़े हैं खरगोश टाइप के बंदे, मुकुट पहन के। वो क्या है, वो बॉडी गार्ड है, वो गार्ड हैं। वो सेव करने के लिए ही है कि कोई ज़्यादा ही लड़ लुड़ ले या फिर ऐसा है, तो वो सेव करने के लिए ही है। लेकिन देखा आपने कि जब ये दिग्विजय और रजत दलाल भिड़े आपस में, उन्हें वो भी दूर ही थे। सबसे फनी बात जो थी मैंने देखा, जब रजत दलाल उसकी तरफ बढ़ा, उसने पकड़ा उसको, मैक्सटन वहां से दूर। मैक्सटन को मैंने देखा, भाई सब लोग लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, मैक्सटन उस लड़ाई से दूर जा रहा है पेंगुइन की तरह। तो मुझे उसकी स्ट्रेटजी भाई के, उसको लगा कि भाई गुन के साथ, सॉरी गेहूं के साथ गुन ना पिस जाए। तो वैसे तो मैक्सटन की जो भी स्ट्रेटजी है बढ़िया है, बोल सही रहा है, धीरे धीरे करके खुल खुल जाएगा, अपनी बात रखने लग जाएगा भाई। कम से कम अर्चित लक्ष्य की तरह और कटारिया की तरह वो गुमसुम गुमसुम तो नहीं बैठा है। अभी तो अदनान तक दिखाई नहीं दिया है, प्रोमो आया है अदनान का, देखते हैं सपना चौधरी के साथ कहाँ तक लड़ाई उसकी आगे बढ़ती है, लेकिन छुटपुट लड़ाई है वो। तो कई ऐसे, अभी मैं तो ये मान के चलता हूँ कि 50 में से, अभी चलो 49 बचे, 49 में से सिर्फ 20 लोग बात कर रहे हैं, 30 लोग का कोई ओपिनियन है ही नहीं, कोई स्ट्रेटजी उन लोगों की है ही नहीं। चाहत पांडे को एक स्ट्रेटजी मिल चुकी है कि हाँ अब मैं जो है रजत दलाल को टारगेट करूंगी, हाँ रजत दलाल को टारगेट करूंगी, और रजत दलाल के चमचे पंटर बोल बोल के जो है अर्चित लक्ष्य कटारिया, इन तीनों को टारगेट करूंगी। अब ये तीन बेचारे फंस गए, क्योंकि वो लड़की है, वो इन्हें मार भी सकती है, वो इन्हें कुछ भी बोल सकती है, लेकिन ये नहीं बोल सकते उसको। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। तो यहाँ पर चाहत पांडे बड़ा फायदा उठाएगी भाई अपने लड़की होने का, ये बहुत फायदा उठाएगी। इसको अगर अर्चित या लक्ष्य ने थप्पड़ उप्पड़ मार दिया चाहत पांडे के, तो फिर वही बात कि भाई लड़की पे हाथ उठाया। हाँ, लेकिन ये काम जो कर रही है ना, चमचा बोल दिया उसको, बात वो कर रहा है दिग्विजय से, दिग्विजय को समझाने गया अर्चित लक्ष्य वगैरह, आ गई बीच में ये चाहत पांडे, और ये इसने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई आ गए उनके पंटर, आ गए चमचे, आ गए भाई। कसम से कह रहा हूँ, अर्चित ने, लक्ष्य ने, कटारिया ने सहन कर लिया। मेरे जैसा होता तो मैं तो थपड़िया देता चाहत पांडे को, मैं तो भाई ना रुकता। भाई कैसे तू बोल दे रही है, तेरे से तो बात ही नहीं हो रही। और इतने में इतना भी सुन लिया उन लड़कों ने कि जूता मारूंगी, ये सुन लिया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सोचो कि अगर अर्चित और लक्ष्य ने बोल दिया होता इस लड़की को, आ, चाहत पांडे को, कि तेरे जूता मारूंगा भिगो के, तो सोचो कि कितनी बड़ी बात हो जाती। और यहाँ पर चाहत पांडे ने इन तीनों लड़कों को, दोनों लड़कों को जूता मारने के लिए बोल दिया। तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, किसी भी चैनल पे आप ये देखेंगे ही नहीं कि हाँ इस बारे में कोई बात कर रहा हो कि भाई यहाँ पर चाहत पांडे गलत है। चाहत पांडे को तो सपोर्ट कर रहे होंगे कुछ लोग, क्यों? क्योंकि उसके फॉलोअर हैं, उसके फॉलोअर चाहिए, ये वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो गलत है वो है भाई। मेरा तो ओपिनियन ये है कि यहाँ पर लड़ाई, लड़ाई किस किस की है? अगर तुम लड़ाई, सीधी सी सिंपल सी बात है कि अगर तुम लड़ाई बुझा नहीं सकते, आग अगर तुम बुझा नहीं सकते, तो तुम उसमें पेट्रोल डालने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। यहाँ पर पेट्रोल डालने का काम करती है ये चाहत पांडे। ऐसा ही हमने बीबीएन के खिलाफ इसको हरकतें करते हुए देखा था, और यहाँ पर सेम टू सेम ये वही हरकतें कर रही है। का इस लड़ाई है दिग्विजय और रजत दलाल के बीच। अर्चित लक्ष्य क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं कि भाई दूर रहे, कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये इसकी एंट्री होती है बीच में, और ये उन्हीं को पोक करती है कि आ गए उसके चमचे, आ गए उसके पंटर, आ गए। कितना बुरा लगेगा। और वो लड़के हैं, उनको पक्का बुरा लगा होगा, लेकिन क्या करें कि बस कानून ऐसे बना रखे हैं, चाहे रियलिटी शो का कानून हो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट का कानून हो, कि लड़की के हाथ में ही सब कुछ है। तो इसी बात का तो ये चाहत पांडे और इसकी माँ ये फायदा उठाते हैं। अविनाश को कितना तितर बितर कर दिया था इन लोगों ने, आपने वो क्लिप भूल ही नहीं सकते।
हमने देखा है कि अविनाश ने कितना सहा था इसकी मम्मी को और इस चाहत पांडे को। भाई बहुत बड़ी बीमारी है ये दोनों। चाहत पांडे तो बहुत ही बुरी बीमारी है भाई। पता नहीं भाई क्या है ये चाहत पांडे का माइंड क्या है। शकल ही बस भगवान की, मतलब क्या है कि मतलब बना दिए, ठीक ठाक खांचा बना दिया है शक्ल का। बाकी इसकी जो फितरत है, इसके सामने तो मुझे बिच्छू प्यारा लगता है भाई। इसकी जो फितरत है ना, बाय गॉड। खैर ऐसे ही लोग जो टेढ़े से लोग होते हैं ना, यही लोग ऐसे रियलिटी शो में आगे तक जाते हैं। ये बहुत आगे तक जाएगी क्योंकि ये टेढ़ी है। और वो था वंशज, वो बेचारा सीधा साधा, अब भोला भाला वो पहले दिन ही निकल गया। तो सीधे साधे लोगों की तो किस्मत भी खराब होती है। और बस वही बात है। तो अभी जो घर के अंदर समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं, ये लड़ाई यहाँ पर नहीं रुकने वाली। रजत दलाल एंड दिग्विजय की जो लड़ाई है ये यहाँ पर नहीं रुकने वाली। घर कम से कम नहीं तो 4 ग्रुप में बटेगा, 4 ग्रुप में बटता हुआ नजर आ रहा है। एक ग्रुप मैं बता दूं आपको जो मुझे दिख रहा है, रजत दलाल, लक्ष्य चौधरी, अर्चित, कटारिया, ये 4 तो हैं। अब इसमें बेबी का भी आ जाए, खानजादी का भी सॉफ्ट स्पॉट बन जाए थोड़ा बहुत, तो अलग की बात है। दूसरा ग्रुप जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो है फैजू, खानजादी और कृष्णा श्रॉफ और 3-4 लोग और लड़कियां, खासकर फैजू के आसपास ही मंडराती रहती हैं। और बाकी के लोग तो वहाँ पर मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ, ऐसे करके घूम रहे हैं। उन्हें मतलब पता ही नहीं है कि करना क्या है। बेसिकली वो वहाँ पर सिर्फ छुट्टियाँ मनाने, एंजॉय करने गए हैं, ऐसा उनका मोटिव मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ अब गेम अपनी जगह जो चल रहा है, टास्क वास्क चल रहे हैं। देखो टास्क के बारे में तो मैं क्या ही बात करूं यार। देखो पैसे कमाने का ये सारी चीज़ें जो बार बार इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं, लायन आता है कि तुम्हारे फैंस जीतेंगे लाखों रुपए, ये तो मुझे सारी बकवास लग रही है कि तुम ये करोगे तो तुम्हारे फैंस जीतेंगे लाखों रुपए। ये बात मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रही कि फैंस कैसे जीत रहे हैं लाखों। नहीं भाई, ऐसे तो दावा हर उसमें ये ड्रीम 11 वाले भी करते हैं। वहां पर भी तो फैंस जीतते हैं। कोई 35 का लगाता है, कोई 49 का लगाता है। करोड़, 2 करोड़, वहां तो करोड़ों की बात, 5 करोड़ की बात होती है वहां पर। लोग उसमें एक्साइटमेंट फील नहीं करते। तो यहाँ ये लाख रुपए की बात से सोच रहा है कि ऑडियंस बहुत एक्साइटेड हो जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मनी का, मनी वाला, कि खेलोगे तुम और जीतेंगे आपके फैंस, ये मुझे बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं लग रहा। मुझे एक्साइटिंग कब लगता कि एक ब्रीफ केस रखा है, उसमें लगभग 20 लाख रुपए रखे हैं और एक सिचुएशन ऐसी दे दी जाती है किसी बेस्ट फ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ कि भाई ऐसा तू करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा तू, ऐसी सिचुएशन में डाला जाए, वो होता है माइंड गेम। अभी आपको क्या लगता है कि इसमें कोई माइंड गेम जो ये अभी तक दावा कर रहे हैं अपने इस सीजन का कि भाई माइंड गेम होंगे, पॉलिटिक्स होगी, सिर्फ फिजिकल गेम हो रहे हैं। फिजिकल, चाहे वो म्यूजिकल चेयर वाला हो, चाहे वो रोप के नीचे जाने वाला हो, सीढ़ी पे चढ़ना हो, पेंडुलम में झूलना हो, ये सारे क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल टास्क हैं। उसके बाद आज कैलोरी बर्न करने वाला टास्क कराया गया, वो एक फिजिकल टास्क था क्या? वो मेंटली कुछ टास्क था? नहीं था। कल भी जो है वो हथौड़ा मारते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को तोड़ते फोड़ते दिख रहे हैं, क्या वो मेंटली टास्क है? कुछ मतलब उसमें गणित लगाना पड़ रहा है किसी को? नहीं, वो सिर्फ फिजिकल टास्क है। जैसे कि होता है ना कि खूंखार बैलों को लड़वा दिया जाए, खुले मैदान में सांडों को छोड़ दिया जाए कि तोड़ दो फोड़ दो, तो ये वाले सीन। तो अभी टास्क मुझे इतने एक्साइटिंग नहीं लगे हैं। और दूसरा जो
लायन अपनी आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा है, अपने यहाँ से नहीं यहाँ से आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा है। ये एक्साइटिंग बिल्कुल भी नहीं है। बार बार जो ये हिसाब लगा रहे हैं कि तुम्हारी कैलोरी इतनी बर्न हुई, 1 कैलोरी के 100 रुपये, तो अभी ऑडियंस के बनते हैं 1,49,000 इतने रुपए, और ये अब उसको मिल चुके हैं। नहीं भाई, ये 1,00,000 1,50,000 की क्या बातें कर रहे हो यार यहाँ। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो अपनी तरीके से ये लोग गेम को एक्साइटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थैंक गॉड कि सबसे ज़्यादा जो कंटेंट दे रहा है वो बंदा है रजत दलाल। वो बंदा है रजत दलाल भाई। वो चाहे मैक्सटन और एल्विस का मुद्दा हो तो वहाँ पर मेन किरदार में रजत दलाल है, और फिर यहाँ पर दिग्विजय एंड रजत दलाल का जो झगड़ा हुआ उसमें मेन किरदार में रजत दलाल है। और हर टास्क में आप सबसे ज़्यादा जो आवाज़ सुनेंगे, जो सबसे ज़्यादा खुशी खुशी टास्क को कर रहा होगा और हर चीज़ में फुल पार्टिसिपेशन आप देखेंगे, वो रजत दलाल होगा। मैं यहाँ पर रजत दलाल को फेवर नहीं कर रहा हूँ। मुझे आज रजत दलाल सही लगा, और ऐसा भी हो सकता है कि कल के एपिसोड में वो मुझे बिल्कुल विलन लगने लग जाए, क्योंकि पिछला जो एक बिग बॉस बीता था जिसमें रजत दलाल था, वो एक टाइम पे मुझे ठीक लगा, फिर एक टाइम पे बहुत ही बुरा लगा। ऐसा है यार, उसकी पर्सनैलिटी बहुत फ्लिपर है। वो कब कहाँ पर किसको धोखा दे दे, उसको कहा कुछ नहीं जा सकता भाई। तो आज के एपिसोड का है कि वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा। उसका सिर्फ बनियान नहीं, उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। दिग्विजय जिस तरह से उसे पोक कर रहा है भाई, वो अपना टास्क कर रहा है, मजे में कर रहा है, तू बैठा है और उसको तू पोक कर रहा है। तू जानता है अच्छे से कि वो इसका रिप्लाई देगा, और तुझे रिप्लाई मिला, फिर तू मम्मी मम्मी करके रोने लगा। मत करना, डबल गेम मत खेल। और अगर तुझे बिग बॉस खेलना है तो एक बार और पोक करके दिखा उसको, समझ में आ जाएगा। और वैसे भी वहाँ पर जितने भी लोग हैं जो वहाँ पर हैं पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं, उनको आधों को लगभग ये बात समझ में आ चुकी है, कन्वेंस कर चुका है रजत दलाल के भाई क्यों कर रहा है, पड़ी लकड़ी क्यों ले रहा है, तेरा मेरा है क्या जो कि तू मुझे पागल बोलेगा और मैं हंस के सह लूँगा। तू दोस्त थोड़ी है मेरा भाई। तो ये बात खानजादी को समझ में आई है, उसने बोला है कि हाँ यार ये बात तो ठीक है तेरी। बेबिका को भी समझ में आ रही है, 2-3 लोगों को और कन्वेंस करने में सफल रहा रजत दलाल के, हाँ बिल्कुल ठीक। क्या यार क्यों कर रहे हो, नहीं करना चाहिए ना। तो ये बात वो भी जानता है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा है भोला है। दिग्विजय भी जानता है कि मैं पोक इसको करूंगा, रिप्लाई ये देगा मुझे, और वो रिप्लाई देगा, मेरी क्या बनेगी, फुटेज बनेगी, स्क्रीन टाइम मिलेगा। ये उसकी स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी हमने बिग बॉस में ही देखी थी। तो इसीलिए मुझे तो ये दिग्विजय का गेम बिल्कुल बेकार लगता है, बेकार, बिल्कुल बेकार। बात करूंगा दोस्तों फैजू की। देखो फैजू एक जेंटलमैन लड़का है। फैजू का सीन ये है कि फैजू अभी अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर रहा है। ओपिनियन उसको शेयर करना पड़ेगा। पहली बात, उसका सीन ये है कि मैं फालतू नहीं बोलूँगा और कम भी नहीं बोलूँगा। कहने का मतलब ये, जैसे कि हम ज़्यादातर जो टॉक देख रहे हैं वो रजत दलाल का देख रहे हैं, ओपिनियन हो टॉकिंग हो रजत दलाल का। लेकिन फैजू के फैंस ये एक्सपेक्ट करते हैं फैजू से कि भाई टास्क तो वो फुल पावर में कर रहा है, मज़ा आ रहा है टास्क देखने में, और जो स्ट्रेटजी लगा रहा है फैजू वो भी फुल ऑन मस्त लगा रहा है, टिट्टो बढ़िया लगा रहा है। लेकिन कोई लड़ाई अगर होती है, घर के अंदर कोई मुद्दा उठता है, तो उसमें अगर फैजू अपना ओपिनियन और देने लग जाए, उसका थोड़ा सा हमें साइड दिखने लग जाए कि हाँ भाई फैजू को ये बात ठीक लगी, ये बात ठीक नहीं लगी, वो क्लियरिटी और मिल जाए ऑडियंस को, तो बड़ा मजा आएगा। मतलब ऐसा स्वाद सा आ जाएगा। लेकिन ऐसा ही है ना कि अभी जो हो रहा है घर के अंदर, बस टास्क किया घर वालों ने और फिर अपने रेस्ट एरिया में चले गए और गपशप मारी, ये सारी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। आपने देखा कि लोग वहाँ पर अपनी फुटेज बनाने के लिए अब
तिगड़मबाजी करने लगे हैं। निक्की तंबोली का बिग बॉस आपने देखा घर के अंदर, निक्की तंबोली का, जो कि मुझे बिल्कुल बात ही नहीं करूंगा मैं तो भाई इसके बारे में पूरे शो में, कि निक्की तंबोली, लोगों का मानना ऐसा है कि निक्की तंबोली बहुत स्ट्रांग प्लेयर है। भाई नहीं, स्ट्रांग प्लेयर मतलब रोना है धोना है किसी भी बात को लेकर के, जबकि कोई ये बड़ी बात नहीं हो रही है। अभी तो उसके पीछे कोई पड़ा ही नहीं है, कोई नहीं पड़ा है, वो खुद ही पड़ी लकड़ी ले रही है कि मैं तो ऐसी ऐसी हूँ ऐसी हूँ ऐसी हूँ और मुझे ये ठीक नहीं लगा। अब उसकी वजह से वो रो ले तो क्या वो स्ट्रांग प्लेयर बन गई? नहीं भाई। तो बिल्कुल अननेसेसरी, अननोइंग अभी तक निकी तंबोली मुझे लगी है। दूसरा, देखिए आज हमने देखा खानजादी का एक अलग रूप, जो कि उनके फैंस चाहते हैं कि हाँ खानजादी का ये साइड भी देखने को मिले। खाली टाइम में हमने देखा रैप सॉन्ग खानजादी का, जो कि वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने प्रिपेयर करके सुनाया। मज़ा आ गया देखने में, सुनने में भी। सारे लोगों ने तालियां बजाई खानजादी के लिए। और आप भी खानजादी के नाम का कमेंट, फैजू के नाम का कमेंट, और जिसको भी आप सपोर्ट करते हैं उसके नाम का कमेंट ज़रूर कर देना। तो देखा आपने कि खानजादी फुल इस द 50 को अपना सपोर्ट दे रही हैं। जो भी वो कर सकती हैं अपना ओपिनियन शेयर किया उन्होंने। कल से बिल्कुल परफेक्ट जा रही हैं। हाँ वो टास्क में गड़बड़ हुई, लेकिन वो ठीक ही हुआ। गड़बड़ जो भी हुआ वहाँ पर हमें खानजादी को एक दोस्त मिला फैजू के रूप में, हमने देखा। और आज भी, कल भी वो टास्क जीता, आज भी इन लोगों ने वो टास्क जीता जिसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न फैजू की टीम ने ही करी। ये आप देखिए कि लगातार फैजू की परफॉर्मेंस और फैजू की टीम की परफॉर्मेंस बेटर देन बेटर होती जा रही है पहले से। लेकिन मैंने मैंने कहा ना कि टास्क में कोई कमी नहीं है, फैजू हो या खानजादी हो कोई दिक्कत नहीं आ रही है टास्क में। लेकिन ओपिनियन और आने लग जाएं, ये चीज़ें और आने लग जाएं कि भाई तू ठीक कह रहा है और तू ठीक नहीं कह रहा है। ये सारे ओपिनियन अगर फैजू के आने लगे, जो कि सुनना चाहते हैं फैजू के फैंस के, यार मज़ा आ जाए अगर थोड़ा सा बातचीत शुरू हो जाए ना। तो कल का भी टास्क जीता है फैजू एंड खानजादी कंपनी ने, एंड आज का भी जीता है, जो कि देख के बड़ा मज़ा आया। और दूसरी बात, लगातार खानजादी अपना ओपिनियन शेयर कर रही हैं बेझिझक, लॉजिक के साथ। ऐसा नहीं है कि भाई अब तू बोल के दिखा, अब मैं तेरे जूता मारूंगी। इतने में ही जो चाहत पांडे के फैंस हैं, गवार फैंस जिनको मैं बोलूंगा, चाहत, वाह देखो हमारी शेरनी जाग गई, चाहत पांडे ने देखो सबक सिखा दिया अर्चित को और लक्ष्य को। भाई क्या सबक सिखा दिया? वो तो ये है कि उनकी बेड़ियां लगी हुई हैं ना, तो वो इसको एक रैप्टे में ना शक्तिमान बना देंगे। वो तो ये है कि पता है उनको कि हाँ हम किस जगह पे हैं, बोल नहीं सकते ज्यादा। और ये चाहत पांडे जिस तरह से चढ़ रही है ना उन लोगों पे, मुझे बहुत ही दिमाग खराब हुआ मेरा कि ये कैसे कैसे चढ़ सकती है उन 3 लड़कों पे अकेली। क्या समझ रही है अपने आप को? इसका तो कोई मुद्दा ही नहीं था, इसका तो कोई झगड़ा ही नहीं था। खैर, अभी तो ये इरिटेशन शुरू हुआ है चाहत पांडे का, अभी तो हमें ये टॉर्चर 50 दिन झेलना पड़ेगा। देखते हैं। अभी तो ये खुलेगी, अभी तो देखना कि ये कितना इरिटेट करेगी। हमने इसका रंग देख रखा है। बिबियन इसके आगे भाई पानी मांगता था वो बिबियन। विवियन इतना तगड़ा प्लेयर इसके सामने लाचार दिखाई दिया था। अभी तो ये पता नहीं किसके पीछे पड़ेगी, और जिसके भी पीछे पड़ गई ना भाई, ये बहुत इरिटेटिंग पर्सनैलिटी है भाई। किसी को बुरा लगे तो लगे, इसके फैंस को भाई इसका कोई लेना देना नहीं था। पता नहीं कहाँ से ये पिक्चर में आ गई और उसको पंटर बोलने लगी, उसको चमचा बोलने लगी, और फिर इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया इसने कि तेरे चप्पल मारूंगी जूता मारूंगी, बोल के दिखा, ये वो फलाना ढिमाका। भाई यही चीज अगर इसको कोई लड़का बोल देना तो पता है क्या बोलती? तुम मारोगे मुझे चप्पल, तुम मारोगे, लो मारो, ऐसा ऐसा अभी शुरू होगा। कल से परसों से आप देखेंगे कुछ ऐसे ही बात ये शुरू कर देगी किसी ना किसी से भाई। अभी तो हमें श्रुतिका को झेलना है, अभी तो हमें बेबिका को झेलना है भाई।
भाई बहुत टेंशन होने वाला है आगे। बेबिका को कौन झेलेगा, श्रुतिका को कौन झेलेगा और चाहत पांडे को कौन झेलेगा, जरा कौन है हिम्मत वाला अपने नाम का कमेंट करना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है आज के एपिसोड का रिव्यू। खानजादी का लगातार इस द 50 में अपना ओपिनियन शेयर करना और वो टास्क अच्छे से कर रही हैं, उनकी टीम लगातार जीत रही है और फैजू का सपोर्ट खानजादी को लगातार मिल रहा है। फैजू का सिर्फ माइनस पॉइंट जो मुझे दिख रहा है वो एक ही है कि कोई भी ओपिनियन नहीं आ रहा है। बस ओपिनियन आने लग जाए तो प्रबल दावेदारी में हम फैजू को देखते हैं। आपका क्या है मानना, जरूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।